लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके थे, जिसमें लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन था, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन था और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन था। और उस लेक्चर में बोला था मैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स स्ट्रांग होता है। इसके बारे में आज हम लोग एक न्यू लेक्चर देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि कौन सा फोर्स ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, हमको प्रोटॉन के चार्ज, एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है हमको पता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो भी पता है। अब एक प्रोटॉन का मास कितना होता है ये भी जान रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये भी जान रहे हैं। और जहाँ तक हो जाए डिस्टेंस की बात करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो है वो अलग अलग होती है। और हम लोग एक काम करते हैं कि कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करें कि डिस्टेंस को हम लोग 1 मीटर मान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और कैसे कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा फोर्स ज़्यादा पावरफुल होता है। इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 का पावर -11 और यहाँ यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, हम लोग ये सब डेटा के बारे में जान रहे हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बोलने से 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना होता है बोलने से 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बोलने से 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। और प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो वैल्यू है वो इतना होता है। ये सब हम लोग वैल्यू जानते हैं। चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ एक चार्ज है और यहाँ एक चार्ज है ना। और ये जो चार्ज है आप समझ जाइए QE और ये क्या है QP। ये प्रोटॉन है और ये क्या है इलेक्ट्रॉन। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R इज इक्वल टू आप 1 एज्यूम कर लीजिए कि हम इतना डिस्टेंस पर उनको रखे हैं। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा होगा तो उसको गणना करते हैं, है ना। स्थिर वैद्युत बल की गणना। बल की गणना। तो इधर ध्यान से देखेंगे, हम जान रहे। और एक बात और ध्यान रखें कि यहाँ पर फ्री स्पेस है। ओके, तो FE इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QE QP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना। इसमें माइनस चार्ज होता है, एक बात ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या होगा FE इज इक्वल टू, बट हम लोग मैग्नीट्यूड को ही रिलेट करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू QE का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। QP का वैल्यू जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाई R का वैल्यू जो है हमने उसको क्या कर लिया है 1। R स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए R स्क्वायर। ये हमारा स्थिर वैद्युत बल गणना हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
इनके मास को लेते हैं, अब चार्ज को ना लेके इनके मास को लेंगे, क्योंकि मास से रिलेटेड ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो क्या होता है, Gm1, तो मैं यहाँ m इस तरह से लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हुआ, Fg, तो g का वैल्यू क्या है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻11, और इधर me का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू MP, व्हाट इज दिस, 1.67 नहीं लिख रहा हूँ, इंटू 10⁻, क्या है, -27, डिवाइडेड बाई क्या है, आर स्क्वायर। तो हमको कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन सा फोर्स स्ट्रांग है और कौन सा फोर्स स्ट्रांग नहीं है ना। हमको अगर कंपेयर करना है तो कंपैरिजन के लिए हम एक दूसरे को क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, है ना। तो डिवाइड दे दीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकेंड। तो यहाँ पर फर्स्ट डिवाइडेड बाय क्या है, सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है हमारा, FE डिवाइडेड बाई FG। तो सुनो, दोनों को अगर डिवाइड दूंगा तो 1/r स्क्वायर 1/r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिखूंगा। तो इधर देखिए 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 -19 कूलाम इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड, इसको लिख देंगे। चलिए इसका भी 7 में नहीं लिख रहा हूं, इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.67 होता है, लेकिन 27। तो इसको इससे उड़ा दीजिए, इसको इससे उड़ा दीजिए, ऐसा है ना। तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, FE अपान क्या है, FG इज इक्वल टू 9 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है 10⁻9 -19 प्लस एक बार और है तो 38 कर देते हैं इसको, डिवाइड 9.1 इंटू 10⁻11 -31 और -27 है ना। तो इसको फिर सॉल्व कीजिए, 9 इंटू 10⁻, अब अगर इसमें 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -29 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, 7 + 1 8 + 1 9, ठीक है, 3 + 2 5 + 1 6 दिस। फिर क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू, इसको क्या कर लीजिए 10⁻, -29 + 69 हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा तो ये 40 कुछ आएगा, 40। और 9.1 को अगर सॉल्व करोगे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10, जैसे यहाँ 9.1 है डिवाइडेड बाई क्या है 10, तो ये 10 फिर से क्या चला जाएगा ऊपर, जैसे आप नहीं समझ रहे होंगे 9.1 ऐसा, तो ये 10 चला जाएगा तो 41 आ गया, समझिए। तो ये 9 से अगर इसको कटाएंगे तो 9 1 जा 9 10 जो समझिए ऐसा करके, और एक तो ये कट जाएगा लगभग 10⁻40 समझिए,
ये क्या हो गया एफ ई, अच्छा यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा, यानी एफ ई अपान क्या है एफ जी का जो वैल्यू है वो लगभग 10 का पावर कितना है 40। ये हमको तो ये जानना है कि कौन सा स्ट्रांग है। तो यहाँ से अगर देखा जाए एफ ई इज इक्वल टू 10 का पावर 40 है ना एफ जी। कभी कभी यहाँ पर सामने में कुछ नंबर दे दिया रहता है, लेकिन मैं कन्वीनियंस के लिए ये 1.676 जो था उसको मैं 1.6 मान लिया हूँ। अगर इसको आप एक्यूरेट कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 का पावर 40 कुछ आता है। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए कि इस सिचुएशन पर दो मास के बीच में जो फोर्स लगेगा, इसी सिचुएशन पर दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका कंपैरिजन हमने किया। एफ जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एफ ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर एफ जी बाई द वे 2 न्यूटन लगेगा, एफ जी अगर 2 न्यूटन लग रहा है, एफ जी 2 न्यूटन फोर्स अगर लगा रहा है मास के कारण से, तो उतनी ही दूरी पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और 10 का पावर 40 इंटू 2 होगा। कितना गुना है देख लीजिए, काफी खतरनाक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो ना के बराबर है। तो जैसे मैं एक ऐसे किया, मैं ये चाक के पार्टिकल जो हैं है ना, वो उसमें वो कण है और कण में क्या है मास है और नीचे हमारा अर्थ है। तो अर्थ और इस कण के बीच, उस मास के बीच में फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो सारे कण को तो नीचे गिरा देना चाहिए यहाँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा होगा ना। लेकिन मैं इसको फ्रिक्शन के थ्रू से ऐसा मैंने लिखा है। तो मैं बताया था कि फ्रिक्शन के थ्रू से अगर हम लोग कुछ करते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है और चार्ज दोनों में आता है, यानी इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी लगता है जो कितना गुना है 10 के घात 40 गुना, बोलने से बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो चाक के पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से नीचे नहीं गिरते हैं, वो बोर्ड पर चिपक जाते हैं, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वहाँ उसको क्लीन करके रखता है, चिपका के रखता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। चलिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कुछ कंपैरिजन करेंगे, है ना। उसमें समानता क्या है और असमानता क्या है, तो लिखते हैं वहीं पे, और असमानताएं दोनों देखेंगे। तो मैं आप लोग को यहाँ समझा दे रहा हूँ कि समानता क्या है, और लैंग्वेज में आप लोग लिख लेंगे उसको ये इस तरह से। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दे रहा हूँ, और यहाँ क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में जो इक्वालिटीज हैं वो क्या क्या हैं। तो जैसे यहाँ पर एक चार्ज था, यहाँ पर एक चार्ज था, यहाँ एक मास है और यहाँ पर एक मास है, m1 m2 और ये बीच की दूरी r, और q1 q2 के बीच की दूरी r। तो पहला तो ये है कि दोनों फोर्स जो होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें भी होता है और इसमें भी होता है ना। ये ऐसा, ये एक समानता हो गया। आप बोलोगे कि सर कि दोनों चार्ज के गुणनफल का भी समानुपाती होता है और उसमें भी मास का होता है, तो कंपैरिजन दो सेम क्वांटिटी में होता है।
क्योंकि यहाँ पर भी एक डिस्टेंस है, वहाँ पर भी एक डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम उसको कंपेयर किए हैं, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, सेम यूनिट है, बट यहाँ चार्ज वहाँ मास है, इसलिए हम उसके प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कंपेयर में नहीं ला सकते, है ना। सेकंड नंबर क्या होता है, एक बात और यहाँ पर मैं आपको डील कर रहा हूँ, पिछले क्लास में नहीं किया था मैं, कि अगर ये चार्ज है और ये चार्ज है, तो प्रैक्टिकल के दौरान ये देखा गया है कि जब इन दोनों के बीच में अगर आकर्षण बल भी लगता होगा तो ऐसे जाके ऐसे नहीं चिपकता है, कि ऐसे जाके ऐसे नहीं चिपकता है ना, वो ना ऐसे स्ट्रेट। और वो स्ट्रेट जब हमने देखा तो इस चार्ज का सेंटर और इस चार्ज का सेंटर, तो सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा है उसी के अनुदिश फोर्स क्रिएट होता है। समझ आ रहा है। तो जब सेंटर को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जब फोर्स लगता है, जिसमें भी लगता है, उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक क्या होता है, केंद्रीय बल होता है। एज इट इज यहां पर भी अगर ये अर्थ है, हो गया, और यहां पर कोई वस्तु को अगर आप यहां छोड़ रहे हैं तो ऐसे तिरछा नहीं गिरेगा अर्थ में, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही गिरेगा। समझ रहे हो। तो यह भी एक फोर्स क्या है, केंद्रीय बल है ना, केंद्रीय बल है। ये दो कंपैरिजन आपको समझ में आ गया कौन सा क्या बल है। चलिए इसके बाद एक और देखते हैं, क्या वो वैक्यूम पर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एकदम लगता है। निर्वात पर, ये भी निर्वात में फोर्स लगाता है, ये भी समानता हो गया, बल लगता है। इसमें भी निर्वात में बल लगता है, देख चुके हम। ये हो गया चौथा। अब इसमें जो चौथा है एक समानता और है कि कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं संरक्षी बल, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लास 11th में हमने पढ़ा है, अगर ये हमारा अर्थ का एक सरफेस है इस तरह से, और मैं यहां से खड़ा हूं और मुझे इस वस्तु को, ये वाले, मुझे यहां पर पहुंचाना है, ये मेरा टारगेट, इस मिशन पर पहुंचाना है, तो इस वस्तु को पकड़कर या तो मैं सीधा यहां पर ऐसे ले जा सकता हूं, एक रास्ता ये हो गया। दूसरा, तो मान लीजिए इस mgh वर्क करना पड़ा, वर्क है ना। आप सोच रहे होंगे mgh तो एनर्जी है, बट बेटा लोग वर्क भी है ये। तो आगे अगर हम लोग ऐसे गए, फिर ऐसे ऊपर गए, फिर ऐसे नीचे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो यहां पर भी इस रास्ते में भी अगर जाएंगे ऐसे ऐसे करके और यहां पहुंचाएंगे तो भी वर्क हमको कितना काम करना पड़ेगा, mgh। अगर इस रास्ता का चयन नहीं करना चाहते हो तो यहां से यहां जाओ, यहां से ऐसे जाओ, यहां से ऐसे जाओ, यहां से वापस आओ। तो इस थर्ड नंबर रास्ते में भी जो भी काम करना पड़ा है वो क्या है, mgh। पिछले लेक्चर में हमने इसको, सॉरी, हम लोग क्लास 11th में इसको पढ़े हुए हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षी बल होता है। और संरक्षी बल किसको बोलते हैं, कि जो भी कार्य होता है वो पथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है ना। शुरू कहाँ से कर रहे हो, लास्ट कहाँ से कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो एज इट इज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, माना जाए चार्ज को आपको यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो इस रास्ते में जितना वर्क करना पड़ा
इस रास्ते में भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा, इस रास्ते में उतना ही वर्क करना पड़ेगा। इसको हम लोग आने वाले कैपेसिटर चैप्टर में हम लोग इसको डील करेंगे, ये किस तरह से कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, तो ये 4 समानताएं हैं इसके, है ना। और कुछ कुछ होंगे तो आप सर्च करके लिख सकते हैं अपने कॉपी में। उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटीज देखते हैं, इसमें असमानता क्या क्या है। तो असमानता में सबसे पहला ये तो है कि ये केवल अट्रैक्शन को ही जानता है, वस्तु को केवल खींचने का ही काम करता है, आकर्षित करने का ही काम करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है, तो वो चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षित करेगा, और डिफरेंट चार्ज है तो आकर्षित करेगा। रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है दोनों में, बट ग्रेविटेशनल फोर्स में ओनली फॉर अट्रैक्शन। ओके, ये हमारा पहला समानता हो गया। दूसरा समानता और क्या हो सकता है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। इस पर जो फोर्स लगता है, इस फोर्स का फार्मूला जो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है R²। फार्मूला को देखिए यार, सब समानता समानता निकल जाएगा। यहाँ पर क्या है G m1 और ये क्या है m2 डिवाइडेड बाई R। दिस इज ओनली कॉन्स्टेंट, दिस इज ओनली नंबर। बट ये बेटा जो एप्सिलॉन है ये मीडियम पर डिपेंड करता है। तो ये फोर्स क्या है, माध्यम पर निर्भर करता है, वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। चलिए अभी एक तो तुरंत देखे हैं हम लोग यहाँ से कि ये Fg जो होता है, जो Fe होता है Fg से 10⁻40 गुना अधिक होता है। 10⁻40 यानी आप कीजिए इकाई 10, 100, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, वो कितना जाएगा काउंटिंग नहीं कर सकते, उतना लगता है। कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन सा हो गया बोलने से आप बोलो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होता है। एक प्रबल होता है और एक क्या होता है, दुर्बल। तो आप यहाँ पर प्रबल बल होता है लिख सकते हैं, और ये क्या होता है, दुर्बल होता है। तो इस तरह से कुछ अंतर है, आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से साइट करके लिख लेंगे, और समझ में नहीं आया होगा तो पूछ सकते हैं। चलिए मैं कुछ 2-4 न्यूमेरिकल भी बता देता हूँ। आप ये है कि किसी चालक पर 14.4 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। माना जाए एक चालक ये है, ये देखिए एक चालक है, इस पर क्या चार्ज है यार, Q = 14.4 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। तो इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी, तो आप एक डिसाइड कीजिए। अगर प्लस है तो पक्का इससे इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए होंगे, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, एक डन। ओके, तो Q = हमारा फार्मूला क्या होता है, Ne होता है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है वो बताना है, क्योंकि बोल दिया है कि इलेक्ट्रॉन, बोला है इलेक्ट्रॉन निकला होगा। चार्ज कितना है 14.4 × 10⁻⁻19 N तो नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, हाँ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है बोलने से 1.6 × 10⁻⁻19। अब n = क्या हो जाएगा, implies that -19 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। ये दोनों फिनिश, पॉइंट खत्म। 16 9 जो 144 दिस। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस चालक में 9 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो आंसर में आप लोग लिख देंगे कि इस चालक में 9 इलेक्ट्रॉन की कमी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 बिंदु आवेश का योग 7 माइक्रोकूलम है और वह फ्री स्पेस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं,
एक दूसरे को 1 न्यूटन फोर्स से रिपल्शन करते हैं तो चार्ज का मान बताना है, मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इधर देखें, माने एक चार्ज है और एक चार्ज है, ये फ्री स्पेस में 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है ना। तो इन दोनों, माने ये Q1 चार्ज है और ये क्या है, Q2 चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 7 माइक्रोकूलम। एक काम करते हैं, Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, 7 माइनस Q1, है ना। एक चार्ज को मैं Q1 मान चुका हूं माइक्रोकूलम बोल के, है ना। फर्स्ट चार्ज जो है हमारा वो क्या है, अच्छा एक ऐसे लिखो, माना Q1 माइक्रोकूलम है, ये Q माइक्रोकूलम है, तो वो कितना होगा Q माइक्रोकूलम, और दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा वाला चार्ज कितना होगा, तो 7 माइनस Q हो जाएगा। दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 मान लो, ऐसा। और जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। C फॉर सेंचुरी, सेंचुरी को उड़ा दो, 100 से डिवाइड दे दो, 0 0 उड़ जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 0.3 मीटर। ओके, और सब माइक्रोकूलम में है तो उसको आप Q इंटू 10 का पावर -6 कूलम कर लेंगे। ऐसा। फोर्स का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। फ्री स्पेस में है इसलिए इसको यूज करेंगे। कितना न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 1/4πε0 के वैल्यू 9 इंटू 10⁹। Q1 को हमने Q माना है, Q2 को हमने 7 माइनस Q, और 10⁶ इंटू 10⁶। आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा आया है। और डिस्टेंस जो है वो 0.3 का होल स्क्वायर है। ओके, तो ये 0.3 होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, और 9 इंटू ये कितना हो गया, 12 हो जाएगा। और 12 में अगर 9 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -3 हो जाएगा, और ये Q है, और इस 7 माइनस क्या हो गया, Q। समझ में आ जाना चाहिए भाई, इतना मैथ तो आना होना चाहिए आप लोग को। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 0.3 2 टाइम्स लिख दीजिए, ऐसा हो गया। इस 9 को इधर ले आइए, और यहाँ 10 का पावर क्या है, -3Q, 7 माइनस Q। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 10 हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 10 हो जाएगा, ये उड़ गया इसके साथ, हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 1/100 यानी 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का पावर -3 Q, 7 माइनस Q। अगर आप इसको इधर लेके आएंगे या उसको उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए। मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो 10 का पावर -1 हो जाएगा। अभी 10 का पावर -1 होगा तो इधर लाऊंगा तो 1/, कितना हो जाएगा, 10 हो गया। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7Q माइनस Q स्क्वायर,
क्यू स्क्वायर को इधर ले आइए, क्यू स्क्वायर 7Q को इधर ले आइए, 7Q प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अभी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण बन गया। मल्टीप्लाई करने से 10 और ऐड करने से -7 आना चाहिए, तो 5 2 7, 5 2 10, क्यू स्क्वायर माइनस 5Q माइनस 2Q प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कहाँ पे सॉल्व करेंगे यार, जगह तो है नहीं। चलिए इतना में दिख जाना चाहिए आप लोगों को। Q को कॉमन कर दीजिए, तो Q माइनस 5 आएगा, -2 कॉमन कर दीजिए, तो Q माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो Q माइनस 5, Q माइनस 2 इक्वल टू 0। तो Q का वैल्यू एक बार 5 आएगा और Q का वैल्यू एक बार क्या आएगा 2 कूलम। हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बोलना चाहिए Q की जगह में इस तरह से रख दीजिए 5 और क्या है यहाँ 5, तो वही है। तो उनकी जो क्वांटिटी है वो कितना हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम और कितना है 5 माइक्रो कूलम। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, है ना, कल आगे देखते हैं।